नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा कि आखिर हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है। तो आंतरिक संरचना जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसको पता करने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, कि हमें कैसे पता लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका आंतरिक संरचना क्या होगा। तो इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल स्रोत बनाए गए हैं। कुछ आर्टिफिशियल हैं और कुछ नेचुरल सोर्स हैं। आर्टिफिशियल में डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम तय करते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो क्या होगा। और नेचुरल में क्या आता है, जो वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं या जो अर्थक्वेक होते हैं या जो मेटियोर्स आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, उससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल में जो डेंसिटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डेंसिटी हमें क्या बताता है, जो अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पे डेंसिटी कम है, करीब करीब क्रस्ट के ऊपर जो है वो 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हो गया हमारे क्रस्ट का। उसके बाद से जब उससे नीचे जाते हैं तो ये डेंसिटी बढ़ती जाती है और 11-12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास पहुंच जाती है एकदम कोर में। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो अंदर हमारा कोर है वो क्रस्ट से भारी होगा, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास यहाँ पे अगर बढ़ेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो इस वजह से क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और जो मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। दूसरा जो है वो है प्रेशर। अब प्रेशर जो है उसमें कैसे पता लगता है, जो पृथ्वी है हमारी उसके अंदर अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक हो गई, इग्नियस रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। ये सब जो अलग अलग हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ये सब अवसादीय चट्टानें जो भी हैं, ये सब क्या हैं, एक दबाव की वजह से बनती हैं। एक निश्चित दबाव चाहिए होता है उनको बनने के लिए। इसलिए ये जो प्रेशर है वो भी हमें बताता है कि अंदर क्या है, कि काफ़ी ज़्यादा दबाव है। तीसरा जो कारक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें कैसे बताता है कि जब भी हम धरती के सरफेस पे रहेंगे तो सरफेस पे जो है सूरज की वजह से एक अपना टेम्परेचर बनता है जो कि घटता बढ़ता रहता है। सूरज की वजह से एक एवरेज टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रात होगी, ठंड होगा, ये सब दिन बदलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे अर्थ में, तो हर एक 32 मीटर पे 32 मीटर पे क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमें पता लगता है कि अंदर जाने पे तापमान ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पे जैसे अब अर्थ है उसके अंदर आपने सुन रखा होगा काफ़ी ज़्यादा लावा है, मैग्मा है, जो कि तरल अवस्था में रहता है। तो इससे हमें पता लगता है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा तापमान होगा। इसके बाद जो नेचुरल सोर्स में हम बात कर रहे थे उसमें वॉल्केनिक एरप्शन था। तो वॉल्केनो से जो, ये मान लेते हैं वॉल्केनो है, यहाँ से लावा जो है वो निकल रहा है। तो ये लावा जो है निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये लावा यहाँ से निकल रहा है। तो ये जो लावा निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसके साथ में कहीं कुछ लोहे के टुकड़े पाए जाते हैं या कुछ अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं साथ में। तो इससे मालूम चलता है कि जो हमारी अर्थ है इसमें कोई ना कोई मेटल ज़रूर है। उसके बाद अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से कैसे पता लगता है? यह अर्थक्वेक जो होता है, अब जो हमारी अर्थ है उसमें एथनोस्फियर है।
एथनोस्फीयर पे टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे तैर रही हैं, ये ऐसे तैर रही हैं एथनोस्फीयर पे। अब आपको एथनोस्फीयर पहले बता दे रहा हूँ क्या होता है। एथनोस्फीयर अर्थ के जो स्ट्रक्चर है उसमें एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो तैरती हैं। एक तरह से समुद्र की तरह है, समुद्र है और जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक तरह से आप मान के चलिए जहाज हैं। तो ये एस्थनोस्फीयर हो गया, एस्थनोस्फीयर, इस पे ये टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही हैं। तो जब भी यहाँ पे हलचल होगी तो ये प्लेट या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी या नीचे आ जाएगा या आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से जो भी रहेगा तो एक हलचल होगी जिससे अंदर मालूम चलेगा कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे जो जिस पे तैर रहा है, ये सब चीज़ें तैरती हैं। अभी एस्थनोस्फीयर आपको मैं डायग्राम में आगे दिखा दूंगा। उसके बाद से जो तीसरा है वो उल्का पिंड। जब जैसे हमारा अर्थ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर का ये परत हो गई, ये परत हो गई और यहाँ पे फिर कोई जो उल्का पिंड है वो आ रहा है, ऐसे आएगा तो हम धरती पे गिरने के लिए तो क्या होगा, इसकी जो बाहरी सरफेस होगी एटमॉस्फेयर से टकरा करके ये नष्ट हो जाती हैं और कुछ थोड़ा बहुत छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे अर्थ पे पहुँच पाता है। तो अब अर्थ पे अगर कोई टुकड़ा ऐसे मिल जाता है जो उल्का पिंड है तो उसको जब तोड़ा जाएगा तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसी से हमें ये समझने को मिलता है कि अर्थ में भी ऐसे ही होगा। तो अब डायग्राम के से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ ऊपर क्रस्ट है, फिर यहाँ पे मेंटल है और ये कोर है। तो क्रस्ट क्या हो गया, सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है और एकदम अंदर वाला जो है वो कोर है। ठीक है, क्रस्ट की जो चौड़ाई है वो है 0 to 100 किलोमीटर और यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्थनोस्फीयर है, यहाँ पे सब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। उसके बाद से मेंटल है और लास्ट में आपका कोर है। कोर में जो आउटर कोर है वो लिक्विड में रहेगा और जो इनर कोर है वो सॉलिड में है। अब ये क्रस्ट आपका 0 to 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद से 100 से 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल है। मेंटल जो हो गया वो 100 से 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद से जो कोर है वो है 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसमें भी एक सब डिवीज़न यहाँ पे दिया गया है, 5100 किलोमीटर पे आपका आउटर कोर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से जो है इनर कोर शुरू होता है, 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक रहेगा। अब इसके बाद से कुछ अर्थ में जो डिसकंटिन्यूटी भी पाई जाती हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है इसको समझेंगे हम। जैसे इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। अब मान के चलिए ये आपका एक डब्बा हो गया, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हमने लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड भर दिया और नीचे में यहाँ पे हमने सॉलिड मटेरियल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये हमारा सॉलिड प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन इसमें जो है ये वाली जो लाइन है यहाँ से ये प्रॉपर्टी चेंज करना शुरू कर रहा है, इसलिए यहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहा है। मतलब यहाँ से जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पहले लिक्विड मिला, उसके बाद से यहाँ पे पहले तो लिक्विड ख़त्म होगा फिर सॉलिड शुरू होगा। अब यहाँ पे पूरी तरह से सॉलिड मिल गया एकदम नीचे वाले हिस्से में, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी इसी को कहते हैं। अब आगे डायग्राम में जानते हैं कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है। तो क्रस्ट का जो है दो हिस्सा करते हैं, एक अपर क्रस्ट हो गया, एक लोअर क्रस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, ऊपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में पाई जाती है।
उसके बाद से क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारी मोहवॉरिक डिसकंटिन्यूटी है, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल में हमारी रैपिटी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। उसके बाद से मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और आउटर कोर इनर कोर में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो हमारी टोटल 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी हो गई। पहली हो गई कोनराड, जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में है। दूसरी हो गई मोहवॉरिक, जो कि हमारी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में है। उसके बाद से हमारी रैपिड डिसकंटिन्यूटी है, जो कि अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। उसके बाद जो चौथी है वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। और लास्ट में हमारा फाइनली लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आउटर कोर और इनर कोर में है। अब इसके बाद से हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं अपने क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। इसकी मोटाई की बात तो हो गई, 100 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसको सियाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन कहा जाता है। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम 2 चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सियाल हो गया। दूसरी चीज़ें क्या है, जो मेंटल है, मेंटल को हम क्या कहते हैं? मेंटल को हम कहते हैं सीमा, SIMA। तो ये भी 2 एलिमेंट हो गए यहाँ पे भी, एक हो गया आपका सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम, और ये मेंटल है। मेंटल को हम क्या कहते हैं? सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तीसरा जो है हमारा कोर है। कोर को हम लोग क्या कहते हैं? नीफे यानी निकल और आयरन। तो जो हमारी मेंटल है वहाँ पे क्या है? सियाल है, मेंटल में हमारी सीमा है यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रस्ट पे हमारी क्या है? सियाल है, सिलिका और एल्युमिनियम है। और जो कोर है वहाँ पे हमारे क्या है? नीफे यानी निकल और आयरन, ये यहाँ पे आपका मिलता है। अब इसके बाद से हम कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसमें जो क्रस्ट है वहाँ पे कौन कौन से जो एलिमेंट हैं पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये है 46.6% हमें ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड नंबर पे है हमें सिलिकॉन, यह है कितना मिलता है? 72% ये मिलता है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है एल्युमिनियम जो है हमारा 8.13 है। उसके बाद हमें मिलता है लोहा Fe, और जो Fe है वो है 5%। इसके बाद से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम कितना है? 3.63% है। और फिर सोडियम कितना है? 2.83। इसके बाद से क्या मिलता है? पोटेशियम है, पोटेशियम 2.59। तो इस टेबल से हमें ये मालूम चला कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो क्रस्ट है उसमें यानी पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है अर्थ के जो क्रस्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये 46.6% है। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।